नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोथियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के बारे में। आज इस पेपर में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के भाग 2 के बारे में। इससे पहले 45 का भाग 1 अपलोडेड है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड के सभी प्रमुख जो 40 सवाल हैं उन पर चर्चा हुई है। आज भाग 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें आएगा आपका हिंदी के 20 क्वेश्चन और साथ में इसमें जनरल स्टडीज का और जो रीजनिंग का पार्ट ही इसमें जो है कवर होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। योर ऑप्शंस आर संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के लिए, किसी अधिकारी को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, या पुराने भेजे पत्र के अनुपालन के रूप में जो है इसको पुनः निर्देश देते समय। तो आप जानते हैं कि परिपत्र का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग सर्कुलर के नाम से भी जान सकते हैं। तो परिपत्र क्या है, ये एक सर्कुलर है। और सर्कुलर क्या होता है कि जब कभी कोई सरकारी पत्र हो या कोई भी हमारे पास में ज्ञापन हो, जरूर नहीं वो सरकारी पत्र ही होगा, वो ज्ञापन भी हो सकता है, या कोई कार्यालय पत्र होगा, तो जब उसको एक साथ अनेक प्रेषतियों को भेजा जाता है। मैंने आपसे पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि जहां पर अनेक प्रेषतियों की बात करेंगे तो प्रेषतियों का मतलब जिनको दिया जा रहा है पत्र, मतलब जो रिसीवर है, जिन्होंने उसको स्वीकार करना है, पाना है, तो उसको प्रेषति कहेंगे। तो जब कोई सरकारी पत्र किसी ज्ञापन को या कार्यालय ज्ञापन को एक साथ अनेक प्रेषतियों को भेजा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। और इस सर्कुलर के माध्यम से क्या होता है कि इसमें बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इसको जारी किया जाता है। यानी कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 आपसे पूछता है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन है केदारनाथ जी, रामविलास शर्मा जी, गोविंद मिश्र, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही जवाब आता है साथियों, आप लोगों को पता होगा, लोकायतन जो कीर्ति लिखी हुई है वो किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और सुमित्रा नंदन जी ने इसको कब लिखा था, तो 1964 में जो है इसका पब्लिश हुआ था ये लोकायतन। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कई सारी कृतियां लिखी गई हैं। जैसे हम लोग बात करें तो इसमें क्या आता है, जैसे वीणा है। अच्छा, चाहे वहां पर वीणा आए या वाणी आए, दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो पल्लव या फिर गुंजन, युगांत या युगवाणी या ग्राम्या, इसी तरीके से ग्रंथी, ये सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। उच्छ्वास, साथ में आप जानते हैं कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए इनको सम्मान मिला है, कला और बूढ़ा चांद। अब आपने आंसर में लिखना है कि इनको कौन सा सम्मान इसके लिए दिया गया है। साथ में इनकी प्रसिद्ध रचना आती है चिदंबरा। ये सब मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं की बात कर रहा हूं। इनके अलावा इन्होंने लिखा है अतिमा, इन्होंने लिखा है उत्तरा आदि। तो ये सारी प्रमुख रचनाओं को किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन जी ने। और उन्हीं को क्या मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इसके लिए दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का जो उचित विकास क्रम है, उसमें रिक्त स्थान पर कौन सा सही विकास क्रम आएगा। आप जानते हैं कि लौकिक संस्कृत की जब बात करेंगे तो लौकिक संस्कृत में सबसे पहले किसका जो है विकास हुआ था, तो वह था पाली भाषा का विकास। और दूसरा इसी क्रम में जो है कौन सी भाषा का विकास होगा, ये प्राकृत भाषा के विकास क्रम के रूप में आएंगे। जब आप लोग हिंदी भाषा के विकास क्रम को पढ़ते हो तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में ही आपको क्या पढ़नी होती है, जैसे कुछ प्राचीन आर्य भाषाएं पढ़नी होती हैं। तो उनमें जो आर्य भाषाएं आती है उसी में क्या आता है आपके पास में, पाली और प्राकृत आर्य भाषाएं भी आती हैं, राइट। और इसी से क्या है, आधुनिक समय की जो हिंदी भाषा है इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्पर्श, दंत्य, अघोष और महाप्राण वर्ण इनमें से कौन सा है। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हुए चलना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, जो सबसे इजी रहेगा वो रहेगा अल्पप्राण और महाप्राण। मैंने आपसे कई दफा कहा है कि आप कोई भी एक वर्ग लिखिए। जैसे मैंने प वर्ग लिखा, प, फ, ब, भ, म, ये लिखा। अब इसमें से महाप्राण कौन होगा, महाप्राण होगा इसमें जैसे दूसरा और चौथा, ये होगा महाप्राण, राइट। अब फ इसमें क्या है, महाप्राण है, ठीक है, लेकिन क्या अघोष है, तो तब हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि सघोष और अघोष में क्या अंतर है, कि जो प्रारंभ के दो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अघोष होते हैं।
और जो लास्ट के 3 हमारे पास में वर्ण होते हैं ये हमेशा सघोष या फिर घोष वर्ण होते हैं, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अघोष पूछ रहा है, तो अघोष की अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी यहाँ पर ये वाला तो वैसे भी नहीं आएगा। फ की बात करेंगे, चलो सर महाप्राण भी अघोष भी, लेकिन क्या दंत है, प फ नहीं सर, प वर्ग जो है ये तो औष्ठ्य है, समझना मेरी बात को। तो यानी जहां पर प वर्ग से जुड़ा है प फ ब भ, तो ये दो तो वैसे हट गए। अब अगर मैं छ की बात करूं, छ, ठीक है, छ की बात करें तो सर ये किसमें है, महाप्राण में भी है, अघोष में भी है, लेकिन क्या ये दंत है, तो तब हम क्या पढ़ते हैं के टी एम, और च वर्ग यानी टी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तालु, कंठ केटीएम ना, फिर तालु। अब बचा हमारे पास में क्या, स्पर्श, तो स्पर्श में क्या आएगा, देखो त थ द ध, यानी कि यहां पर जो थ सीरीज आएगी ये दंत भी है, ये दंत भी है, स्पर्श भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ इसका सही जवाब बन जाएगा। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, अब आप लोग जानते होंगे इस बात को, कई दफा वैसे तो शायद चर्चा परिचर्चा मैंने इस पर की भी है, कि जब भी आप लोग जो है शब्दों को देखते हैं इनकी रचना बनावट के आधार पर, तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है कि जिनका यदि आप लोग खंडन कर दो, इनको अगर तोड़ दो, तो खंड करने के बाद इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है ना, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रूढ़ शब्द। दूसरे होते हैं हमारे पास में यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं, यौगिक का मतलब योग से है ना, देखो, और योग मतलब जो जुड़ने से बनते हैं, यानी कि इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से हुआ है या जुड़ने से हुआ है। और यदि आप ऐसे शब्दों का खंडन भी कर देते हो, उनको तोड़ भी देते हो, तो उनसे जो भी 2 खंड बनेंगे उनका क्या होगा, सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं हिमालय, तो हिमालय शब्द में क्या है, 2 है, कौन कौन से शब्द हैं, हिम धन आलय। अब हिम का मतलब अपने आप में बर्फ और आलय का मतलब ढका हुआ है, सीधी बात है। विद्यालय विद्यादान आलय, यानी कि जहां पर विद्या प्रदान की जाती है, विद्या दी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यौगिक शब्द का क्या होगा, सार्थक अर्थ निकलेगा। और ऐसे ही तीसरे शब्द होते हैं जिनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। पहली बात, हर योग रूढ़ शब्द जो होगा वो यौगिक शब्द ही होगा, लेकिन यौगिक और योग रूढ़ में अंतर यूं समझना कि ये जो योग रूढ़ शब्द होता है, इसका जब आप खंडन करते हो, इसका जब आप जो है तोड़ते हो, तो इससे किसी तीसरे की ओर इंगित किया जाता है। जैसे समझो, जैसे यहाँ पर शब्द क्या है, दूध वाला, तो दूध वाला में कौन सा है, यहाँ पे तो यौगिक है, ये तो होगा नहीं, हमसे योग रूढ़ पूछ रहा है। पीला और पर जो है ये सीधे सीधे रूढ़ शब्द हो गए। बचा जलज। अब जलज का मतलब जल धन जौ, जल का मतलब क्या है, पानी से है, समुद्र से है, और जौ का मतलब क्या है, जन्मा। अब वैसे तो ये यौगिक शब्द है, लेकिन जल में जो जन्मा है, पानी में जो जन्मा है, वो क्या है सर, वो कमल है। तो यानी इसने इंगित किसी नए शब्द को किया, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा साथियों, ये बन जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। तो इट मीन्स कि इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक होगा। अब देखो, ताले की चाबी या ताले के लिए चाबी, तो जहां ताले के लिए चाबी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका सही जवाब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संप्रदान कारक। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है भाई, जहां पर 2 कर्म होंगे। मोर नाच रहा है, एक कर्म है ना, महेश रुग्ण हो गया, एक है। यहाँ पर जो है राम ने रावण को मारा, एक ही कर्म आ रहा है यहाँ पर। लेकिन देखो, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, समझना मेरी बात यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म जो है वहां पर 2 है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म नंबर हो गया कुत्ता और कर्म नंबर हो गया रोटी, और खिलाना क्या होगा, इसमें क्रिया हो गई है, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, द्विकर्म होंगे, इसलिए क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी। 8वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, मैंने आपको लास्ट टाइम वैसे बता दिया था कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है सर, जहां पर संयोजक चिन्ह लगे होते हैं। संयोजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए, तो इसमें क्या है, जो अतः है वो संयोजक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो भी पहले में भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि स्वामी जी ने अपने उद्बोधन क्या होता है भाई, संबोधन होना चाहिए, चलो उद्बोधन ही पढ़ लेते हैं। मैं कहा कि शाकाहारी बनो। अब ये जो की है ये जोड़ नहीं रहा है, ये जो की है यहाँ पर ये वाक्यों को मिश्रित वाक्य के रूप में क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है या उसको परिभाषित कर रहा है। तो इसमें सही जवाब जो होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 8वें का सही जवाब। प्रज्ञा चक्षु के लिए कौन सा सही वाक्यांश आएगा भाई, प्रज्ञा चक्षु, तो प्रज्ञा चक्षु मतलब बुद्धि जिसका नेत्र हो वो क्या कहलाएगा, प्रज्ञा चक्षु कहलाएगा।
है ना। तो बुद्धि ही क्या है, उसका नेत्र है। जरूरी नहीं कि भाई आपको हर चीज देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होगी। कई बार आप ज्ञान के आधार पर भी जो है बिना देखे हुए भी क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान के भंडार से जो है पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आता तो एक बार रामभद्राचार्य जी को देख लीजिए, कितने महान विद्वान व्यक्ति हैं, नेत्रहीन होने के बावजूद भी जो है उनको अथाह ज्ञान है, अथाह सागर है ज्ञान के ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। भय गति सांप छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। भय गति सांप छछुंदर केरी, इसके ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्पित होना, अपने को खतरे में डालना, या फिर जो है दुविधा में होना। कई बार आप लोग भी जो है असमंजस या दुविधा में फंस जाते हो। तो अगर इसमें ये सवाल आ जाए कि असमंजस में फंसना है ना, या असमंजस में होना या दुविधा में होना, तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो है भयगत सांप छछुंदर केरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको सही वर्तनी बतानी है। कैलाश को सही वर्तनी में कैसा लिखा जाएगा, ये है जी कैलाश, तो पहला तो गलत हो गया। प्रत्युपकार नहीं होता, इसमें छोटी यू की मात्रा आती तो ये प्रत्युपकार हो जाएगा, है ना। संन्यास देखते हैं, और दुरावस्था न होकर ये क्या हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा। यानी कि इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही वर्तनी है, बाकी के तीनों गलत वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया जाता। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों बहुवचन नहीं आता, बल्कि बहुवचन में अनेक आता है, न बल्कि अनेकों, दूसरा गलत, पहला गलत। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर क्या है, कलयुग थोड़े ना, घनिष्ठ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर घनिष्ठ संबंध लिखते तो हम मान भी जाते, ये भी गलत हो गया। और श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या बन जाएगा, सही आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा किसका विलोम शब्द होगा, देखो कोप, कटु, क्रूर या क्रो, क्रो नहीं, ये क्रोध होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा जाएगा, कोप हो जाएगा। कटु का विलोम शब्द क्या है, मीठा है या मधुर है, हम लोग मधुर कह सकते हैं, कटु मतलब कड़वे वचन बोलने वाले, है ना। क्रूर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये दयालु हो जाएगा। साथ में क्रोध की बात करेंगे तो क्रोध का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रोध का अपोजिट हो जाएगा शांत। तो यानी कि इसमें सही जवाब जो होगा कृपा का, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य वचन कहलाएगा। सूची एक और सूची दो को आपने मिलाना है। सूची एक में शब्द दिए हैं, तो सूची दो में उसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है, सबसे आसान प्रश्नों में अगर हम लोग चले तो इंद्र को क्या कहते हैं, वासव कहते हैं, यानी कि पहले का चार होना चाहिए। और पहले का चार यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह हमें नजर आता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत का सही जवाब है पीयूष, अंबर का मतलब है व्योम, और अभिलाषा का मतलब क्या है, आकांक्षा या इच्छाएं जो होती हैं। तो सही जवाब इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 14th का। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। देखो मैंने आपको कई दफा बताया है, तत्सम दो शब्दों से मिला है, तत् धन सम। सम का मतलब है समान या जैसा, और तत् का मतलब है उसके। अब किसके जैसे है, किसके समान, तो सर ये शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के ही समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, तत्सम शब्द कहा गया है। अब जैसे अग्नि है, तो अग्नि का तद्भव पूछेंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, अग्नि का तद्भव आग। जबकि अग्नि को आज आप लोग अग्नि भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तत्सम है, ये तद्भव है। हमसे पूछा है तत्सम कौन सा नहीं है। चतुर्दश क्या होता है, 14 के लिए बोलते हैं 14 जो शब्द है ना, 14। इसके अलावा वत्स, वत्स का मतलब क्या है यहाँ पर, बालक से है ना वत्स। और फूल क्या है, ये सर अपने आप में एक तद्भव शब्द है, न बल्कि तत्सम। बल्कि फूल का अगर हम लोगों से तत्सम पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पुष्प हो जाएगा, है ना। तो सही जवाब क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। जितेंद्रिय, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसमें य आना चाहिए ऐसे ना, जीत धन इंद्रिय, क्या होना चाहिए इसमें, जीत धन इंद्रिय। तो बड़ी ई की मात्रा के साथ में यो भी आना चाहिए, थोड़ा मिस टाइप है, लेकिन आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। श्रुति समभिन्नार्थक सुनने में लगभग एक जैसा है ना, लेकिन उसमें क्या है, भिन्नता है। अब ऐसा कौन सा शब्द है, चलिए देखते हैं। जैसे जरा और जरा, तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा का मतलब होता है थोड़ा। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, और नीर का मतलब होता है जल। अनल का मतलब होता है पवन, और अनिल का मतलब होता है अग्नि। ये गड़बड़ हो गई यहाँ, देखो कैसे गड़बड़ हो गई, देखो ये जो शब्द है अनल, तो अनल हो गया, पावक हो गया, आग हो गया, अग्नि हो गया। तो अनल जो होगा वो होगा अग्नि। और अनिल का मतलब क्या है, यहाँ पर वायु से है, समीर से है, यानी कि पवन से है। तो उल्टा हो गया ना, अनल की जगह इन्होंने पवन लिख दिया, और अनिल की जगह अग्नि, मतलब इसको उल्टा कर दिया, गलत। गज मतलब हाथी होते हैं, और गज मतलब 100 गज जमीन, 200 गज जमीन, यानी कि ये जमीन को मापने का भी एक साधन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत चूज करना था ना, तो गलत क्या है इसमें से, वो है ऑप्शन नंबर सी। सारंग के अनेक अर्थ शब्द
निम्नलिखित में से किस समूह में है ना। अब देखो इसके अलग अलग हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं सारंग के। अब इससे पहले वाली क्लास आप लोग जरूर देखना 44 का जब आप पार्ट 2 देखो तो वहां पे मैंने एक मुहावरे में सारंग का प्रयोग किया था कई सारे जो है संदर्भों में, वहां पर आपने चेक करना है। तो सारंग जो है मोर के लिए भी इस्तेमाल होता है, सर्प के लिए भी होता है, एक तरीके से राग जो है वो भी क्या है, सारंग राग है। ऐसे ही सारंग किसी पुरुष का भी नाम हो सकता है, सारंगी होगा तो स्त्री का नाम जुड़ जाएगा, समझो इस बात को, राइट। सारंग का मतलब मैंने आपको आंचल से भी बताया था, आंचल मतलब जो कपड़े होते हैं, जो आंचल होता है उससे भी मैंने बताया था, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। अब देखो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आता है, बहुत आसान एक अलंकार, देखो दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। अब यहां क्या हो रहा ना, हिम का मतलब क्या है, बर्फ से है। तो आप जानते हैं कि इस पूरे वाक्य में क्या हो रहा है कि जो हिम की विशालता है ना, या हिम की जो स्तब्धता है उसको किसके समान बताया गया है, हृदय के समान बताया गया है। अब आप लोग दो चीजें ध्यान रखना, एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है प्रतीप अलंकार। उपमा का मतलब होता है कि जब हम किसी तुच्छ वस्तु की तुलना, किसी छोटी या किसी तुच्छ वस्तु की तुलना किसी महान वस्तु से करते हैं, तुच्छ वस्तु की तुलना किसी महान वस्तु से अधिक करते हैं, तो वो तो होता है उपमा अलंकार। लेकिन इसका उल्टा कर दो, जब हम किसी महान वस्तु की तुलना किसी तुच्छ से कर लें, आप और इजी समझो कि सर जहां पर हम उपमेय को उपमान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दें, उपमेय को उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ बता दें, तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा, प्रतीप। और प्रतीप का मतलब ये होता है क्या, उल्टा। और ये किसके उल्टा होता है, ठीक जो है उपमा के विपरीत, उपमा के उल्टा होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पे बात कर लेते हैं आज के हिंदी के। विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था। तो विशाल भारत पत्र जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1928 में, है ना, किया गया था। किसके द्वारा, बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा। और बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, चतुर्वेदी, इन्होंने इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था कहां से, कैलकाटा से। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो ये थे हमारे प्रारंभिक कितने क्वेश्चंस, प्रारंभिक 20 क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जीएस वाले सेगमेंट पे, तो यानी कि बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, है ना। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, ठीक है। कहां है 61, दिस इज 61। आ जाओ यहां से हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये पड़ता है कहां पर, दैट इज इन गोवा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर का, गोवा। गोवा में जगह पड़ती है दोना पौला। तो दोना पौला जो है यहां पर ही सिचुएटेड है। और ये देखो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक चिल्ड्रन बॉडी है, या यूं कहूं कि इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसके अंडर ये वर्क करता है, तो वो कौन सी है, तो वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसी के अंडर काम करता है कौन, दैट इज ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया जो है नेशनल इंस्टीट्यूट। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया, तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1966 को, 1966 में, है ना। और वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो सुनील कुमार जो है सिंह जी हैं, लेकिन नॉट रियली सो नेसेसरी टू लर्न, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा। द आइडल इन द देवघर टेम्पल नियर झांसी। अब देखो यहां झांसी की बात कर लिए, है ना। द गढ़वा टेम्पल नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ विच आर्ट। तो जहां यहां झांसी की बात कर लिया ना, तो झांसी का जो देवगढ़ मंदिर है, अच्छा याद रखना कि झांसी में पूरा जो देवगढ़ मंदिर है इसी को हम लोग दशावतार मंदिर भी कहते हैं। तो झांसी का जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इस मंदिर को किस समय बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि भारत में मंदिर कला का जो उत्कृष्ट विकास हुआ था वो कहां पर हुआ था, सर वो विकास हुआ था गुप्ता काल में। देखो अब जब गुप्ता काल के मंदिरों की बात करेंगे तो मंदिर विशेषताओं में देखो सबसे पहले जैसे क्या था कि उस समय गुप्ताओं के समय इसकी पंचायतन शैली का विकास हुआ था, है ना। यानी कि जो गर्भगृह की एक अवधारणा है, तो गर्भगृह की अवधारणा जो है शुरू हुई थी मंदिरों में, कहां से, वो हुई थी गुप्ताओं के दौर में।
अब गुप्ताओं के कितने सारे मंदिर है भाई, मध्य प्रदेश में देख लो कितने सारे मंदिर बनाए थे गुप्ताज ने, जैसे भूमरा एक जगह पड़ती है एमपी में, है ना। और यहाँ पर जो शिव मंदिर है, यहाँ का जो लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, तो भूमरा का विष्णु शिव मंदिर, सॉरी हाँ, जो लॉर्ड शिवा मंदिर है, ये भी किसने बनाया है, गुप्तों ने बनाया है। इसी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है तिगवा, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, इसका भी निर्माण किसने किया है, गुप्ताओं ने किया है। इसी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नचना कुठार, कौन सी जगह है मित्रों, नचना कुठार, इसका भी जो है मंदिर कौन सा, पार्वती मंदिर, इसका निर्माण भी कौन करते हैं, गुप्ता लोग करते हैं। झांसी का आपने ऑलरेडी बता दिया। और छत्तीसगढ़ के अगर मैं प्रमुख मंदिर की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में है सिरपुर में, सिरपुर जगह पड़ती है ना छत्तीसगढ़, सिरपुर, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। तो यहाँ के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी किसने किया है, वो भी किया है गुप्तों ने। तो गुप्ताओं के समय मंदिर कला का उत्कृष्ट विकास हुआ है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, एक तरफ है पर्वत शिखर और दूसरी तरफ है कि वो किस महाद्वीप में लोकेटेड है। और ये ऐसे सवाल जो है अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं, हमारे पास में ऐसे सवाल जो है बन जाते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो, आप सभी को पता है भाई किलिमंजारो कहां पर है, अफ्रीका में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, हमें गलत पिक करना है। दूसरा है माउंट मैकिनली, अच्छा माउंट मैकिनली का एक और नाम भी आता है जिसको देनाली पर्वत भी कहते हैं, कौन सा पर्वत, देनाली पर्वत, और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत भी है, ये कथन बिल्कुल सही है, ये भी अपने आप में ठीक है। फिर कह रहा है माउंट एल्ब्रूस, अब इसमें आर छूट गया, माउंट एल्ब्रूस, तो माउंट एल्ब्रूस की बात करेंगे तो इसको आप कहाँ जाना पड़ेगा, सर ये एशिया में नहीं होकर ये यूरोप में आता है, तो एल्ब्रूस हमें गलत पिक करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सरासर गलत है। और माउंट एकोंकागुआ कहां पर मिलेगा आपको, सर इसके लिए हमें अर्जेंटीना जाना पड़ेगा, और अर्जेंटीना में यानी कि दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोंकागुआ है, ये कथन भी अपने आप में क्या है, बिल्कुल सत्य कथन के रूप में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो रॉन्ग हमें पिक करना था, गलत हमें उठाना था, तो वो क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि यहां तक ज्यादा कोई हमें परेशानी हो नहीं रही है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सॉरी सही क्रम जो है, इसका क्या सही क्रम आएगा। अब देखो यहां करना कुछ नहीं है, मैंने आपसे कई दफा बोल दिया कि मेरी जीएस की जितनी भी इससे पहले क्लासेस हुई हैं, लगभग मैं हर एक क्लास में जो है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं अबाउट दी पर्वत एंड ऑल। देखो करना क्या है, थोड़ा सा मुझे खाली स्पेस चाहिए, तो मैं कहाँ चलूं, देखो यही साइड में रहता हूं। एक सेकेंड दो जरा, ब्लैंक पेज कहाँ से आएगा बाबू, नहीं आएगा, छोड़ भाई क्या करूं। अब देखो हिमालय के डिवीजन को दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक करते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में क्या आता है, देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, कई बार पढ़ लिया है। दूसरा इसके बाद जो आता है वो आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर के बाद हमारे पास में आता है मिडिल, या जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, मध्य या निम्न हिमालय। और इसके बाद आता है आपके पास में शिवालिक हिमालय। तो ये कौन सा वाला क्रम हुआ, सर ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर हम लोग क्या करते हैं, पर्वतों का एक सही क्रम देखते हैं। अब यहाँ हमें वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सर सबसे पहले हमारे पास में पंजाब हिमालय आता है, जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कई बार याद रखना, या कश्मीर हिमालय भी इसी को कहते हैं। और ये पंजाब हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक लगता है, सर जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस जो रिवर है, यहाँ से शुरू होता है और सतलुज नदी तक यह जो है फैला हुआ है, सतलुज रिवर तक। जैसे पंजाब हिमालय खत्म होगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा कुमाऊं हिमालय आ जाएगा। उसके बाद कौन सा हिमालय आएगा, कुमाऊं। और कुमाऊं हिमालय कहां से शुरू होगा, सर सतलुज पर्वत, सतलुज नदी से स्टार्ट होकर चलेगा कहां तक, काली नदी तक, काली नदी तक, राइट। काली नदी के बाद अब लग जाएगा हमारे पास में नेपाल हिमालय, जिसको सेंट्रल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहां से स्टार्ट होगा, काली से लेकर, तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिमालय है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय के बाद में अंत में इसमें जो जुड़ता है वो है असम हिमालय, जिसको आप लोग पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। और असम हिमालय कहाँ से शुरू होगा, सर ये तीस्ता नदी से शुरू होकर जाएगा कहाँ तक, सर जो दिहांग नदी है यहाँ तक जाएगा, जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से भी आप लोग जो है जानते हैं। तो ये दिहांग नदी तक, या दिबांग आई गेस ना, दिबांग नदी तक जो है ये जाता है रिवर तक। तो यानी कि सही क्रम क्या होगा, पहले पंजाब, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल, फिर आसाम। तो पंजाब नेपाल नहीं, कुमाऊं आना चाहिए। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आसाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही क्या आ जाएगा, सीक्वेंस बना देगा, राइट। तो यहां तक के आई थिंक कोई ज्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आओ, हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? तो भाई आप भली भांति जानते हैं कि जब ये डिवीजन हुआ था मिट्टियों के प्रकार को लेकर, तो उस समय कम से कम मैं बात करूं तो 27 इसमें माइनर सॉइल जो गौण मृदा होती है इसका क्लासिफिकेशन हुआ था, और इसमें 8 मिलने वाली सबसे बड़ी मिट्टियों का वर्णन भी हुआ था। जैसे अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर जो सॉइल आती है उसका नाम है अलूवियल सॉइल। अलूलियल नहीं भाई साहब, अलूवियल सॉइल, वेट अ मिनट। तो ये क्या आती है? अलूवियल सॉइल। हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा लगभग 40% भूभाग पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जो मिट्टी आती है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की मैं बात करूं तो ये दूसरे नंबर पे लगभग 18% के आसपास। तीसरा स्थान अगर हमसे पूछेगा, है ना, नंबर्स के मुताबिक ही बताऊंगा, तो आएगा ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, या इसका नाम रेगूर भी है, या इसी को चरणोजम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत में लगभग 15% भूभाग पर मिलती है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर आती है कौन सी? डेजर्ट सॉइल, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी। और डेजर्ट सॉइल लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आपको मिल जाएगी? तो सर ये लगभग 4% के आसपास हमें मिल जाती है। इसके बाद आती है हमारे पास पांचवें नंबर पे लेटराइट सॉइल। लेटराइट, लेटराइट नहीं, लेटराइट, रुको भाई, रुको रुको, ये क्या आएगी? लेटराइट सॉइल आएगी। लेटराइट सॉइल जो है ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग 3.7 और 8 के आसपास मिलती है। और ये जो लेटराइट सॉइल है ना, इसको यूजफुल माना जाता है ईंटों के निर्माण में। जो ब्रिक का निर्माण होता है ना, ईंट, वो कौन सी मिट्टी कामगार होती है उसमें, तो वो लेटराइट सॉइल है 5वें नंबर की। छठवें नंबर पर इसमें जो प्रमुख मृदा आती है वो कौन सी आती है? दैट इज फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल, है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल, यानी वन मृदा। जैसे अपना प्यारा उत्तराखंड जो है, इसमें पर्वतीय मृदा सबसे ज्यादा मिलती है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो 7वें नंबर पर आती हैं सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय मृदा जो होती है, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, तो ये एक और आती है। और अंत में जो हमारे पास में आते हैं 8वें स्थान पर, इसको कहते हैं हम लोग पीटी और मार्शी सॉइल। ये पीट मृदा है या दलदली मिट्टी है, जिसको पीटी या मार्शी सॉइल के नाम से भी हम लोग जान सकेंगे, राइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीटी या मार्शी सॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? CAG कहते हैं इन वेरी शॉर्ट टर्म, का इनकी रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? अब जरा ये सवाल बढ़िया बन चुका है। कैसे? देखो, इंडियन पॉलिटी में ऐसे सवाल अक्सर हमको मिल जाते हैं। देखो, आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान का जो भाग 5 है, इसमें अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किसका प्रावधान है? CAG। CAG जिनको भारत में 2 नामों से जाना जाता है। एक तो इनको गार्डियन मानते हैं हम लोग। किसका गार्डियन मानते हैं सर? सर इसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं। जनता के बटुए का क्या है? ये संरक्षक है ना। यानी, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉच डॉग कहते हैं। वॉच डॉग को अन्यथा मत लेना, सजग प्रहरी के रूप में इसको जानते हैं। तो सरकार के जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं, उनको बनाने का काम किसका है? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब CAG के लिए जहां आर्टिकल 148 में इसके अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, क्वालिफिकेशंस का, है ना, इनका सबका प्रावधान है, तो वहीं 149 में इनकी ड्यूटीज, इनके फंक्शंस दिए गए हैं CAG के। उसके बाद जब बारी आती है आर्टिकल 150, तो 150 के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं देश के, उनके साथ मिलकर CAG ये डिसाइड करता है कि कौन सी रिपोर्ट को स्टेट और कौन सी रिपोर्ट को सेंटर की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। और तब अनुच्छेद 151 के तहत हमारे CAG जो हैं, वो अपनी सेंटर की रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, और राज्यों की रिपोर्ट देते हैं राज्यपाल को। और बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसी सेंटर की रिपोर्ट को जो है किसके सामने रखवाता है? PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास रखवाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि जो PAC हमारे पास में आती है, आपको मैं यूं बता दूं कि इसका जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था। गठन बोला मैंने 1921, और बोलेगा अंडर विच एक्ट, तो ये किस एक्ट के भीतर आया था? तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब का है? 1919 का है। तो इसके तहत PAC का गठन हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल मिलाकर वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा में से, और इसमें से बचे कितने? 7 सदस्य, तो वो कहां से आते हैं? राज्यसभा से चुने जाते हैं।
रही बात पीएसी का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है और इसका चयन कौन करता है, तो साथियों समझना कि इसका अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इन 15 सदस्यों में से चुना जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और इनके अध्यक्ष का जो चयन करेगा वो कौन करेगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। तो लोकसभा स्पीकर का काम है आपके अध्यक्ष चुनना। और चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, चाहे वो एस्टिमेट कमेटी हो, चाहे वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो, कभी भी कोई जो मंत्री महोदय होता है तो मंत्री इनका कभी भी सदस्य नहीं बन सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दीज कमिटीज, है ना। और ये जितनी भी कमिटीज हैं, चाहे वो एस्टिमेट है, चाहे वो कमिटी पब्लिक अंडरटेकिंग से, चाहे वो पीएसी है, चाहे यहाँ पर डिपार्टमेंटल कमिटीज हो जाती है ना, तो इन सबको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज या स्थायी समितियां। और इनके अपोजिट दूसरी होती है एडहॉक। तो स्थायी मतलब जिनका गठन हर साल होता है। तो 66वें का सही जवाब जो आएगा कि सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति किसके सम्मुख रखवाता है, तो उसका सही जवाब क्या आएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी विल बी द करेक्ट आंसर और द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, मनी सब्जेक्ट बड़ा है। दूसरी बात, इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। मतलब संसद लोकसभा और राज्यसभा की रिकमेंडेशन को अस्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, ये ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ये भी ठीक है। लेकिन मनी बिल पर क्या इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा? नो सर, मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड और कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा कैन गिव ओनली रिकमेंडेशंस, सजेशंस, ठीक है, सजेशन दे दो, रिकमेंडेशन दे दो, लेकिन यू कैन नॉट रिजेक्ट, है ना, और यू कैन नॉट अमेंड। दूसरा, इसके लिए राज्यसभा के पास मात्र 14 डेज का टाइम मिलता है कि 14 दिनों के भीतर भीतर आप क्या करोगे, राज्यसभा मनी बिल पर अपना वर्डिक्ट दे दोगे। अगर आपने 14 दिन के भीतर मनी बिल स्वीकार नहीं किया तो 15वें दिन में 15th जो डे होगा उस दिन हम क्या मान लेंगे, इस मनी बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लेंगे। भाई ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मनी बिल को लेकर लिमिटेड पावर, मनी बिल भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 आता है। 68 क्वेश्चन को बात कर लेते हैं इसमें ना। तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, अगस्त, अब ये मिस टाइप हो रखा है, ये अगस्त 7 है। अगस्त 7 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। सबको बताया भाई 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि सर इसी दिन जो है वर्ष 1905 में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो था उसको शुरू किया गया था। किसके अपोज में, क्योंकि इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको अगर ध्यान होगा, तो बंगाल के विभाजन के खिलाफ ही जो है 7 अगस्त को 1905 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। ये कथन भी सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल जो है एक दूसरे से मैच करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है। अब भारत में जब भी हम लोग गरीबी के आकलन की बात करते हैं मेरे साथियों, तो वैसे तो इसमें पहला नाम हमेशा दादा भाई नौरोजी का आना चाहिए। लेकिन सर दादा भाई नौरोजी तो ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, है ना, तो दादा भाई नौरोजी समिति तो कुछ है नहीं। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुक में, कौन सी बुक थी इनकी फेमस, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें जो है गरीबी का भी, है ना, बेरोजगारी का भी क्या किया था, पहली बार आंकड़ा जो है नेशनल इनकम का आंकड़ा वहां पर लगाया था। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद हमारे पास में क्या हुआ था, 1971 में एक समिति बनी थी, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, नीलकांत दांडेकर एंड रथ फार्मूला। नीलकांत दांडेकर रथ फार्मूला जो है उन्होंने भी गरीबी के लिए कैलोरी सिस्टम दिया था। मतलब नीलकांत दांडेकर रथ फार्मूला के अनुसार क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को पर डे 2250 कैलोरी नहीं मिल रही है, चाहे वो शहरी व्यक्ति है फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति, अगर इतना भी कैलोरी वो नहीं ले पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति गरीब है। ये कौन कह रहा है, नीलकांत दांडेकर कह रहे हैं 1971 में। इसी सीरीज में आगे चलकर एक और जो है कमिटी आई थी जिसका नाम सभी ने सुना होगा, वाई के अलग समिति। और ये जो वाई के अलग समिति थी, वाई के अलग समिति, तो इस समिति का क्रिएशन जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। और इस समिति ने ये बताया कि जो कैलोरी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए कैलोरी के बेस पर गरीबी का निर्धारण। लेकिन भाई गांव में काम करने वाले व्यक्ति को फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है ना, दिहाड़ी मजदूरी ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए ग्रामीण व्यक्ति को प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी लेना जरूरी है फूड इनटेक। और वहीं अगर शहर की बात करेंगे तो शहर में थोड़ा
फिजिकल वर्क कम होने के चलते 2100 कैलोरी इनके लिए इनफ है। तो 2100 कैलोरी अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर दिन भोजन नहीं पाता है तो वो गरीब व्यक्ति कहलाएगा। फिर उसके बाद में इसमें रिफॉर्म हुए। फिर आया डीटी लकड़ा वाला कमेटी, और डीटी लकड़ा वाला कमेटी जो थी उसने 1989 में ये कहा कि सर ये जो गरीबी का निर्धारण है, ये गरीबी निर्धारण हर राज्य के लिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब ठीक है, हम लोगों ने एक पॉवर्टी लाइन को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन सब अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्या है, इनकम सोर्स है, अलग अलग उनकी क्या है वहां पर पॉपुलेशन है। तो हम एक जैसी पॉवर्टी लाइंस नहीं बनाते बल्कि अलग अलग पॉवर्टी लाइंस बनाते हैं। और इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए लगभग 35 पॉवर्टी लाइंस को दे दिया था। रिपोर्ट सबमिट इन्होंने 1993 में की थी, आपको मैं यूं बता दूं, लेकिन गठन इसका पूछेगा तो 1989 में। फिर तब इस श्रृंखला में आगे चलकर क्या हुआ, वर्ष 2004 में बनी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कौन से समय की मैं बात करूं, वर्ष 2004 में इसमें क्या बना, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी। और इस तेंदुलकर कमेटी ने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिशन दी और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कैलोरी तो होना चाहिए 2400-2100 का कैलोरी फॉर्मूला इज गुड, लेकिन सिर्फ कैलोरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन की 6 बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उनको भी फुलफिल करना होगा। अगर एक व्यक्ति अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे, यानी कि वो भी पॉवर्टी में आएगा। और ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी भाई, आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। सबसे पहले जैसे शिक्षा है, देखो फूड तो यहाँ इंक्लूड हो गया कैलोरी में, ठीक है, वो समझ आ गया। शिक्षा के अलावा आपको क्या चाहिए सर, हमें स्वास्थ्य चाहिए, स्वस्थ, ठीक है। स्वास्थ्य के अलावा क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, है ना, स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण के साथ में महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को काम करने की व्यवस्था देनी चाहिए। तो ये सब किस में आते हैं, ये तेंदुलकर समिति की रिकमेंडेशन में आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको तेंदुलकर समिति में याद रखनी है वो यूं है कि तेंदुलकर समिति का ये मानना था कि वर्ष 2011-12 के लिए जो भारत देश में गरीबी का परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, 21.9% गरीब लोग हैं। जबकि इनकी इसी बात को खारिज किसने किया था सर, ये किया था सी रंगराजन समिति ने। क्योंकि ये जो सी रंगराजन समिति थी, इसका गठन कब हुआ था, इसका निर्धारण हुआ था वर्ष 2012 में। और सी रंगराजन कमेटी ने ये बताया कि सिर्फ कैलोरी से काम नहीं होता है, कैलोरी के साथ आपको प्रोटीन भी चाहिए होता है, प्रोटीन के साथ आपको फैट या वसा भी चाहिए होता है, तो भाई वो भी जरूरी है। और प्लस ये जो 21.9% का आंकड़ा दिया था तेंदुलकर साहब ने, इसको बदलकर सी रंगराजन ने कहा कि भारत में वास्तव में जो 2011-12 में गरीबी का सही संख्या है, आंकड़ा है, वो 29.5% होना चाहिए, न बल्कि 21.5%, है ना। तो दोनों के गरीबी निर्धारण को पूछ लिया जाता है। हालांकि इस सवाल पे मैंने काफी समय ले लिया है, लेकिन ये सवाल अपने आप में क्या है, सही सवाल के तौर पर जाना जाएगा। बात कर लेते हैं 70वें प्रश्न की। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम लोग मीगा कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो जब भी मीगा की बात आएगी तो मीगा का मतलब क्या है सर, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप है ना, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। अब जो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जहां मैंने बात की है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने आते हैं सर, टोटल 5 यहाँ पर क्या आते हैं, यूनिट्स आती हैं। 5 में सबसे पहले आता है आईबीआरडी। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका गठन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। कहां पर, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। ये मैं जानबूझकर आपको जो है याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कई बार पूछा है, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जहां एक और आईबीआरडी बना था, वहीं दूसरी ओर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्लियर हो जाएगा। दूसरी बॉडी आती है यहाँ पर आईडीए। आईडीए का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा जो आता है इसमें वो आता है आईएफ, तीसरा जो इसमें आता है वो आता है आईएफए, आईएफसी सॉरी, है ना, आईएफसी, यानी कि आएगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, है ना, कॉर्पोरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक और आता है चौथा, चौथे में तो खैर आपने ये लिख ही दिया है जो कि हमारे पास मीगा है। और पांचवें के रूप में आता है आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी का मतलब क्या है, ये है हमारे पास में इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के लिए क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास में एक जो है प्रमुख चीज आती है जिसका नाम है आईसीएसआईडी। अब सवाल कई बार याद रखना कि भारत जो है वो इस पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, एक्सेप्ट वन थिंग, किसको छोड़कर नहीं है, तो वो है हमारे पास में आईसीएसआईडी, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अब देखो जी, ये सवाल थोड़ा अच्छा भी है, मजबूत सवाल भी है। ऐसे सवाल हमारे सामने अक्सर आ जाते हैं और कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे सवालों को छोड़ने का भी प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि छूटे हमसे ना। सवाल हमसे क्या पूछ लेता है, तो सवाल पूछा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित देशों पर हमें क्या करना है, विचार विमर्श करना है। तो चलिए भाई, विचार करने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं आज की क्लास में, राइट। और विचार क्या करना है, हमने हमने बताना है कि कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है ना, इन सारी कंट्रीज के हमारे पास में जो है नाम ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स। एफटीए का नाम सुना होगा, मुक्त व्यापार जो होता है, फ्री ट्रेड जो होता है, तो इसमें कौन कौन से शामिल है। अब उसके लिए हमारे पास में क्या है और किस में शामिल होंगे, आसियान में होंगे, ठीक है। अब पहले तो भाई मैं ये बाद में बात करता हूं कि ये है क्या चीज, पहली बात और पहला सवाल आपसे कि आपने आसियान का नाम सुना है, हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म बिफोर। आसियान का मतलब क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यही है ना इसका मतलब। और इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटे से टर्म में जिसका नाम है आसियान। अब ये जो आसियान है, इसका वास्तविक रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, है ना, मतलब कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं कि सर आसियान का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कब इसका गठन हुआ, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो तब याद रखना कि 8 अगस्त को 1967 में क्या हुआ था, ये बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था उसके बाद। दूसरा, आसियान का हेडक्वार्टर हमसे कई बार पूछ लेता है, तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर आता है, जकार्ता में आता है। जकार्ता यानी इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया इसका सदस्य है। अभी मैं ये नहीं आया कि इसका एफटीए किसके साथ है, मैं बात की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको आसियान को क्लियर करवा रहा हूं। वर्तमान समय में अगर हमसे पूछेंगे कि आसियान में कितने देश या कितनी कंट्रीज शामिल हैं, तो इसमें कुल मिलाकर जो है 10 देश, 10 कंट्रीज जो है अभी के तौर पर शामिल है ना। अभी लेटेस्ट में तैमूर लेस्ते की बात चल रही थी, तो तैमूर लेस्ते भी इसमें जो है जुड़ चुका है, तो वो भी आप लोग इसको अलग से ध्यान रख पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद यहाँ पर कर पा रहा हूँ, राइट। और ये 10 कंट्रीज क्या है गाइज, मैंने इसका आपको ऑलरेडी ट्रिक बता रखा है, आपको मैंने इसका पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं, ट्रिक वाली वीडियो भी अपलोड की है ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग एक बार जरूर जाना, सर्च करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको जो है मिल जाएगा। इसमें जैसे ब्रुनई है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया इसका नहीं है परमानेंट मेंबर के तौर पे आसियान में। ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि सर अगर इंडिया नहीं तो फिर इंडिया का कहीं तो इसका रोल होगा, कहीं तो पार्टिसिपेट करता होगा। तो इंडिया जो है वो एफटीओ को फॉलो करता है ना। जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा, हाँ सर ऑस्ट्रेलिया जो है इसके एफटीए में शामिल होता है। कनाडा, कनाडा नहीं है। चाइना, चाइना बिल्कुल है। इंडिया, इंडिया भी है। जापान, जापान भी है। और यूएसए नहीं है। यानी कि इसका सही क्रम होना चाहिए 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी मैंने आपको आसियान बता दिया है ना, तो ये आप लोगों ने एफटीए भी याद रखना है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी है, दक्षिण कोरिया भी है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ। Which features of the Indian Constitution refers to the existence of government at the state level and the central level? तो केंद्र में भी और राज्यों में भी जो होती है ना सरकार, उनके बीच में, जो सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 पे आ जाओ। कह रहा है कि दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत की बात करूं तो ये मुझे पता है, ये बहमनी किंगडम की बात कर रहा है, बहमनी साम्राज्य की बात कर रहा है। ये वही बहमनी साम्राज्य को मैं बात कर रहा हूं जिसका निर्माण, जिसकी शुरुआत वर्ष 1347 में की थी, किसने, हसन गंगू ने। लेकिन गुरुजी हमने तो हसन गंगू आज तक नहीं सुना। कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, इसका जो रियल नाम था वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसी के नाम से क्या हुआ था, बहमनी साम्राज्य बना था, जो कि मतलब कहीं ना कहीं टक्कर में था किसके साथ, विजयनगर किंगडम के। लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ, जब बहमनी साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब ये बहमनी साम्राज्य टूटा, तो टूटकर ये 5 बड़े जो है किसमें बटा, साम्राज्यों में बटा, जिसमें से एक जो साम्राज्य था वो था निजाम शाही। और ये जो निजाम शाही साम्राज्य था ये कहां पर था, ये विजयनगर, ये बीजापुर में नहीं था, बल्कि अहमदनगर में था। तो हमसे अब अगर गलत पूछा तो यहाँ तो इसने पहले ही गलत दे दिया, ये वाला बिल्कुल गलत है। और अहमदनगर में जो पहला निजामशाही राजवंश था, इसका संस्थापक माना जाता है मलिक अहमद को। रही बात हमसे अगर बीजापुर पूछ रहा है, तो सर बीजापुर में तो आदिल शाही थे। बीजापुर में कौन सा राजवंश था,
आदिल शाही राजवंश था। और बीजापुर के इस आदिल शाही राजवंश का संस्थापक का नाम ही क्या था? यूसुफ आदिल शाह था। रही बात यहाँ पर जो है बीदर शाही राजवंश, तो बीदर शाही राजवंश बिल्कुल अपने आप में सही है। ये कहां पर था सर? ये बीदर में हुआ करता था। और इसका संस्थापक माना जाता है कौन था? अमीर अली बरीद करके था। तो अमीर अली बरीद जो था वो बीजापुर में सॉरी वो कहाँ हो जाएगा? वो बरीद शाही में हो जाएगा, बीदर में। ऐसे ही गोलकोंडा जो था, गोलकोंडा में कौन हुआ करते थे सर? गोलकोंडा में कुतुब शाही साम्राज्य था। और सबने नाम सुना है कुली कुतुब शाह का, तो कुली कुतुब शाह जो था वो कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक था। रही बात यहाँ पर बेरार की, तो बेरार में एक बहुत मजबूत साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो इमाद शाह था। और इसी इमाद शाह के नाम से, पूरा नाम था इसका फतेह उल्लाह इमाद शाह, तो फतेह उल्लाह इमाद शाही के नाम से ही क्या पड़ा था? इस राजवंश का नाम इमाद शाही पड़ा था। तो कुल मिलाकर जो 5 राजवंश हुए थे ये कहां पर हुए थे सर? ये हुए थे हमारे बहमनी किंगडम के डिसइंटीग्रेशन के बाद। संत कबीर के संबंधित छंदों का संग्रह किन में है? तो भाई बीजक में भी कबीर जी हैं, कबीर ग्रंथावली में भी, और आदि ग्रंथ जो साहिब है, आदि ग्रंथ मतलब जो सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब भी जिसको हम लोग कहते हैं। और इस गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने का श्रेय किसे जाता है? ये सिखों के 5वें जो गुरु हुए हैं। और सिखों के 5वें गुरु कौन है? श्री अर्जुन देव जी हुए हैं। तो अर्जुन देव जी ने क्या किया है? इसका क्रिएशन किया है। ये वही अर्जुन देव जी हैं जिनको फांसी की सजा दी थी एक मुगल बादशाह ने। कौन से वो मुगल बादशाह थे? आपने उसका आंसर कमेंट में जल्दी से लिखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 74। 75 में एक तरफ है जी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं और दूसरी तरफ है उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया था, तो सबको जानकारी है कि देश का पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, दैट इज इन कैलकाटा। और कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ कब था? तो 1774 विल बी द करेक्ट आंसर। किस एक्ट के भीतर इसका क्रिएशन हुआ, किस अधिनियम के भीतर इसको बनाया गया? तो 1773 के एक्ट से। तो यानी पहले का तो 7वां आंसर क्या है? 2 है। कॉर्नवालिस कॉर्ड, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो सबको पता है कॉर्नवालिस का समय जो एंड होता है वो 1793 में ही होता है। तो 2 के बाद आना चाहिए 1, 2 के बाद आना चाहिए 1। फिर उसके बाद है रेलवे। रेलवे आप सब जानते हैं कि पहली बार मुंबई से ठाणे तक चली थी, है ना। और ये इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चल रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये पहली बार ऐसा हुआ था, है ना। और इट मींस मद्रास हार्बर की बात करें तो 1881। तो सही सीक्वेंस क्या बन रहा है? 2, 1, 4 और 3। और 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी में सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। संथाल रिबेलियन कब हुआ था सर? ये हुआ था 1855 और 1856 के बीच में। इसके जो प्रमुख नेता थे उनमें 2 ही नाम आता है, सिद्धू और कान्हू का। और सिद्धू और कान्हू का मानना ये था कि भाई कोई भी बाहरी व्यक्ति इनके क्षेत्रों में आकर क्या ना करे, इनके जो अधिकार हैं, इनके जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज ना करे या उनको जो है वायलेट ना करे। और ऐसा अंग्रेज कर रहे थे और ये बाहरी लोगों को डीकू मानते थे। डाकू मत के ना, डीकू कहते थे। तो ये नहीं चाहते थे कि डीकुओं का क्या हो, आगमन हो। इसके लिए संथाल रिबेलियन हुआ था और मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू जी का ही नाम सामने आता है। व्हाट इज कायक? तो कायक इज अ काइंड ऑफ बोट। कायक क्या है? ये अपने आप में एक छोटी सी एक स्मॉल नैरो बोट है। और स्पेशली जो है ये स्पोर्ट्स बोट के रूप में काम करती है ना। जैसे कई बार खेल होते हैं, मनोरंजन से संबंधित स्पोर्ट्स होती है, जैसे नावों की दौड़ हो गई, तो उसमें क्या होता है? कायक का जो है इस्तेमाल होता है। तो कायक जब भी पूछेगा तो दैट इज अ बोट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिप मत कहना, शिप एक बड़ी संरचना है, मतलब बड़ी जो है भूमिका निभाएगा, तो वो नहीं। Who composed the 10 कुमार चरिता एंड टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस? अब 10 प्रिंसेस नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन हमें पता है ना 10 कुमार चरित को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? दंडिन है। तो दंडिन विल बी द करेक्ट आंसर। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ देना। नेक्स्ट आओ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? अब ये देखो जरा, कितना बढ़िया सवाल आ गया। देखो जब हमसे हाईकोर्ट पूछेगा ना, आज के बाद जहां भी आप हाईकोर्ट पढ़ोगे तो हाईकोर्ट के लिए आपको पता कहां चले जाना? आप चले जाना भारत के संविधान के भाग 6 पर, पार्ट 6। और पार्ट 6 में अनुच्छेद 214 ओपन करना और 214 से लेकर 231 पढ़ना आरंभ कर देना। 214 में लिखा हुआ था कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे 28 राज्य और 25 हाई कोर्ट है। उसके ऊपर हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज अलग से हैं, केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास अलग से हैं। तो सर ये तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना। जो आपने कहा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो वो तो बात गलत जा रही है, समझ लो। तो तब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, ये आया था 1956 में। तो इसने क्या किया? इसने अनुच्छेद 231 को जोड़ा। और अनुच्छेद 231 को जोड़ने के बाद लिखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है।
लेकिन भाई इस हाईकोर्ट का गठन कौन करेगी? तो इसका गठन हमेशा कौन करती है? तो संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? सिर्फ देश की संसद के पास है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा कि संविधान का पार्लियामेंट के द्वारा, देश की संसद के द्वारा पारित किया जाएगा कानून, और उसके थ्रू क्या किया जाएगा? इसका गठन किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, खर्चों से संबंधित है? तो भाई देखो, लोक सेवा आयोग का जो भी खर्चा होता है वो देश की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, और इसके पूरे खर्चों का जो विवरण लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 322 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 320 में जो ये है ना हमारे पास में पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पब्लिक सर्विस, क्या बोल रहा हूं मैं, देख रहे हो फ्लो में ना जल्दबाजी, पब्लिक सर्विस कमीशन के काम लिखे हुए, कार्य लिखे हुए। 221 की बात करूं तो इसमें इनके पावर एंड फंक्शंस की बात की गई है कि जो पावर है, देखो पावर तो खैर 320 में है ना, लेकिन इनके पावर को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में कहां लिखा गया है? 321 में। 323 की बात करें तो इसमें जो है लिखा गया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स कैसे तैयार होंगी और वो रिपोर्ट किसको सबमिट होंगी, तो इसके बारे में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 323 में। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 80 का। 81 पे देख रहे हो, कह रहा है कि कौन सी बेरोजगारी किस अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है मंदी का परिणाम है, राइट। तो अब ये कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में होगा? चक्रीय बेरोजगारी में, घर्षणात्मक में, मौसमी में, या संरचनात्मक में? तो तब आपको इसका जो सही जवाब मिलेगा, तो आप सही जवाब क्या लिखोगे? आई रियली होप सो कि अभी तक आप लोगों ने इसका जो है सही जवाब जो है सोच भी लिया होगा। देखो कह रहा है कि मंदी के समय, मंदी कब होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस जब आता है। तो जब कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वहां पर कौन सी बेरोजगारी के ज्यादा चांसेस होते हैं? तो सर वहां पर साइक्लिकल इन अनएम्प्लॉयमेंट के जो है ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि देखो अर्थव्यवस्था में जब डाउनफॉल आया तो भाई बेरोजगारी बढ़ गई, जब इसमें उभार हुआ बेरोजगारी जो है घट गई, फिर इस तरीके से। अब जैसे जैसे मार्केट डिमांड होगी, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में मंदी आई। तो जब अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो क्या हो गया? तुरंत घट गया। इसके बाद कंडीशन फिर से नॉर्मल हुई, अच्छा जो है हमारा इकोनॉमिक मार्केट हुआ, तो उसने क्या किया? उसने फिर से जो है बढ़ा दिया किसको? बेरोजगार, मतलब रोजगार को बढ़ा दिया और बेरोजगारी को कम कर दिया। ऐसे हमारे पास में क्या होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। जिसको नहीं पता कि व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, जब ये व्यक्ति कोई एक जॉब कर रहा होता है और उस एक नौकरी को छोड़ देता है, तो इसको लगता है कि भाई एक नौकरी छोड़कर मैं क्या करता हूं? किसी दूसरी नौकरी में चले जाता हूं। लेकिन एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी को पाने के बीच में, चाहे वो 1 महीने के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए, चाहे वो 10 दिन के लिए, जो बेरोजगार रहा है उसी बेरोजगारी को फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। एक नौकरी को मतलब छोड़कर दूसरी नौकरी पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है और जिस भी समय के बीच में उसको दूसरी नौकरी मिलती है, तो उस बीच उसका जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा, वो घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाएगा। मौसमी सबको पता है सीजनल है, कि भाई मौसम की तरह, मतलब जब अच्छा मौसम होगा, अच्छा मौसम ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बारिश धूप एंड ऑल, जैसे मान लो जैसे हम लेट करते हैं मूंगफली बेचने वाले भाई साहब की बात, तो एक मूंगफली बेचने वाले जो भैया जी मिलते हैं हमें, तो कौन से सीजन में मिलेंगे? सर जिस समय में सर्दी बढ़िया हो, कड़ाके की ठंड हो, मूंगफली खाने का बहुत बढ़िया मन करता हो, तो एक सीजन है मूंगफली का। अब जैसे वो मूंगफली का सीजन चले जाएगा तो वो व्यक्ति जो है उससे रोजगार भी छिन जाएगा। हालांकि आज के टाइम पे लोग स्मार्ट हो गए, वही व्यक्ति फिर आइसक्रीम के कार्ट लगा देगा और बढ़िया ढंग से बेचेगा। खैर वो तो आप जानते हो, वो ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन वो उस आधार पर क्या हो गया? मौसमी जो है क्या हो गई? बेरोजगारी हो गई। समझना इस बात कि मतलब बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है मौसम परिवर्तन के कारण, स्पेशली कृषि कार्यों में ऐसा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। और जो स्ट्रक्चरल होता है, संरचनात्मक होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कई देखो जैसे कोरोना काल स्टार्ट हुआ, सरकार ने कहा कि भाई सब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे घर बैठ के, है ना। अब सब व्यक्ति जो पुराने टीचर्स हैं, जिनको ट्रेडिशनली पढ़ने और पढ़ाने की हैबिट थी, आदत थी, तो वो जो है नए तरीके से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, जो नए बदलाव आए हैं, उनके साथ नहीं मिल पाते। तो ऐसे में हो सकता है कि उनका रोजगार छीनने का खतरा हो जाए, तो उनकी वहां पर क्या हो जाएगा? रोजगार छिन जाएगा। 82 पे आ जाओ। 82 में एक तरफ जो है आपको कुछ कीज दी गई हैं, ऑन द अदर साइड उनके वर्क दिए गए हैं। जैसे बात करें कि एंटर का क्या काम है, आपको दाईं और अगले सेल में ले जाता है ना। अब ये आपने बताने भाई कि क्या एंटर का ये काम है? नहीं, बल्कि एंटर जो है नीचे अगले सेल में लेके जाता है, आपको जो है सीधे सीधे क्या करेगा? दूसरे सेल में लेके जाएगा। तो ए का क्या होना चाहिए? 2। अब ए का 2 जहां पर नहीं है, पहले सबसे पहले उसको एलिमिनेट करो, है ना। तो इसमें भी नहीं है और डी वाले में भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में नहीं है। शिफ्ट प्लस टैब, अब आप शिफ्ट और टैब दबाओगे तो उसमें क्या होगा? आपके बाईं और अगले सेल में जाने के लिए क्या हो जाएगा? शिफ्ट और टैब आएगा, यानी कि 4 होना चाहिए,
किसके बाद, 2 के बाद। तो 2 के बाद 4 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी टैब का बात करें तो आपको दाएं और अगली सेल में लेकर जाएगा, और एरो की बात करें तो एरो की दिशा में आपको ले जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है डी का 3 आना चाहिए, तो डी का 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या लिखता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 द स्लाइड मास्टर ऑप्शन इज प्लेस्ड अंडर द रिव्यू टैब। अब एक चीज देखो, इसमें रिव्यू टैब में नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यू टैब में होगा। री जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, व्यू टैब इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये पहले वाला तो सरासर झूठ कह रहा है। In Microsoft PowerPoint 2016 to add a video to a presentation, click insert and after that image। भाई जब insert के बाद आप वीडियो सेलेक्ट कर दो, तो insert के बाद वीडियो सेक्शन में जाओ, इमेज सेक्शन में क्यों जा रहे हो? दूसरा भी गलत लगता है मुझे। तो इसका नीदर 1 नीदर 2 होना चाहिए, ना तो 1 और ना 2। ये बताओ दोनों एक जैसे हो गए है ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास में HTTPS है ना, इसमें एस बताना था आपको कि व्हाट डज द लेटर एस इन द HTTPS प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर। पहली बात तो ये देखो, ये जो हमारे पास में टर्म है HTTPS, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब आपको आंसर मिल गया। तो इसमें जो हमारे पास में ये टी और टी है, ये टेक्स्ट और ट्रांसफर के लिए, एच हाइपर के लिए है, पी जो है प्रोटोकॉल के लिए, और एस के लिए सिक्योर के लिए है। तो आप भी सिक्योर हो जाइए आंसर पे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्योर। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न है, फटाफट इस पे बात कर लेते हैं। 85th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस फील्ड कंटेन्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल कंटेंट बट इज नॉट मैंडेटरी व्हाइल कंपोजिंग एन ईमेल। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट। जरूर नहीं होता कि आप हर बार सब्जेक्ट को इंसर्ट करो, बिना सब्जेक्ट के भी आप काम करवा सकते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम उसमें होगी नहीं। व्हाट इज सोवा वायरस? अब ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल बन जाता है कि सोवा वायरस क्या है। सोवा वायरस अपने आप में एक मालवेयर क्या है? वायरस है। अब आपको एक चीज और भी जानकारी समझनी पड़ेगी कि सर व्हाट इज मालवेयर। अब मालवेयर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझना। मालवेयर एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? मेलिशियस सॉफ्टवेयर का। यानी जब कभी कोई साइबर अटैक होता है, आप सबको पता है साइबर अटैक्स होते रहते हैं। साइबर अटैक मतलब कि विदाउट माय परमिशन, कोई मेरी मर्जी के बिना जो भी मेरा क्या है कंप्यूटर है, उसको क्या कर देता है, उसको हैक कर लेता है, उसको छीन लेता है मुझसे। तो वो क्या है? वो मालवेयर है। तो इसलिए ऐसे ही मालवेयर के रूप में क्या आता है? सोवा वायरस आता है, जो आपकी मर्जी के बिना आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। तो राइट आंसर आपको इसका क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। विच मिनिस्ट्री होस्टेड द लाइथस टूरिज्म कॉन्क्लेव? लाइट हाउस है ये, अच्छा अलग अलग लिखना, सॉरी माय बैड, लाइट हाउस है ना। तो लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है वो 2025 का किसने इसकी मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी भी रिसेंटली की है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको किया गया है ना, 2024 के साथ जो है शुरू हुआ है। और ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली है ये कि जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या जो भी पर्यटन विशेषज्ञ हमारे पास में आते हैं ना, या कोई समाज संरक्षणवादी होता है, कोई अच्छा काम करे पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ऐसे कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना भाग लिया है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे 75 ऐतिहासिक लाइट हाउस हैं, उनको क्या करना है? उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उनको बचाकर चलना है। जिसके लिए अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 65 करोड़ का भी क्या किया है? निवेश किया गया है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है? इसको ध्यान में रखना है ना। तो ये जहाज मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है कि शानन जल विद्युत परियोजना जो कि हाल ही में समाचारों में रही, वो कहाँ की है? तो शानन जो परियोजना है ये आपके हिमाचल प्रदेश में आती है। देखो, शानन परियोजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब से लगभग 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को वापस लेने की मांग की है। 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब ये जो है आजादी से पहले की एक जल विद्युत परियोजना के तौर पर आती है। और ये हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है, इस मंडी जिले में जोगिंदर नगर जो है एक जगह पड़ती है। तो जोगिंदर नगर में जो है ये क्या है? सिचुएटेड है, वहां पर ये स्थित है ना। और पूछेगा कि कौन से नदी पर है, थोड़ा इतना खैर डिटेल क्या ही आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर एक नदी पड़ती है, उहुल नदी। तो उहुल नदी के ऊपर जो ये बना हुआ है। 1932 में जो है ये परियोजना क्या हुई थी? वहां पर शुरू हुई थी। लेकिन 2024 में मार्च में इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो इसी के लिए जो है ये चर्चा का विषय भी बना है। हाल ही में समाचार में सुर्खियों में ये रहा है। 89 की बात कर लेते हैं।
भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिनव डिजिटल पोर्टल का क्या नाम है? तो भाई जब टीचर्स को आपने सशक्त करना है तो टीचर्स ऐप के नाम से उसको क्या किया गया, शुरू किया गया। अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। बस आप लोग यूं समझ लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है। स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसको अपार कहते हैं, ये किस शैक्षिक पहल का हिस्सा है? शायद ये प्रीवियस अभी पिछले वाली वीडियो में भी शायद ये रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, है ना। उसी के तहत क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आजीवन छात्र पहचान प्रणाली के तौर पर इसको क्या किया गया है, इसको लागू किया गया है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो देखो पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का आपसे पूछ रहा है वो ये है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंशियल है ना, तो प्रेसिडेंशियल से आप कौन सा नहीं इसमें बना पाओगे? जैसे प्रेसिडेंशियल में से क्या स्लीप बन सकता है? लेट्स से स्लीप बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। देखो एस यहां से ले लिया, एल ये ले लिया, एक ई ये है, एक ई ये है और पी है, तो स्लीप तो बनेगा। रुक जाओ, है ना। अब क्या दूसरा कौन सी जो है उत्तर में प्रश्न पूछा ना कि कौन सा नहीं बनेगा। ऐसे डेंटल देखो, डी ई एन टी ए एल, डेंटल भी बन रहा है। आर्डेंट बन रहा है कि नहीं? ए है कहीं इसमें, देखो ए आर डी ई एन टी, आर्डेंट भी बन रहा है। और डिजिटल बन रहा है प्रेसिडेंट में से, चलो डी हटा दिया, ये वाला है ना, डी आ गया। आई आई भी आ गया, चलो डी आई। जी, अब प्रेसिडेंशियल में कहीं जी है ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या नहीं बनेगा? डिजिटल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आप लोग सही लिख लेना। ए पी आर एक्स और एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो इनको आपने क्या बोला है कि सर ये किसी एक पंक्ति में बैठे हैं। ये तो नहीं लिखा कि वो पंक्ति जो है वो, मतलब ये नहीं बोला कि सर्कल में, ये क्या है, सीधे सीधे बोला कि ये किस में है, ये एक पंक्ति में जो है बैठे हुए। ठीक है, अब देखो लेट किया, उनमें से एस तथा, अब ये जेड है, 7 मत करना, एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं। हमने लेट किया, कहीं पर भी एक एस लिख दिया, कहीं पर भी एक जेड लिख लिया, सेंटर में है ना बैठे। ए तथा पी सिरों पर है। अब हमें नहीं पता कि कौन से सिरे पर ए है, फिलहाल मैं रफली कर रहा हूं इसको, ए और पी लेट करता हूं मैं, यहां मान लेता हूं, मैंने ऊपर नहीं लिखा टॉप में। आर ए के बाईं ओर है, ए है ना। अब ए का क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका बायां, लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी मुझे ये पता चल गया इधर को ए होना चाहिए और यहाँ को क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा। ए के बाईं ओर बैठा है तथा पी के दाईं ओर कौन होगा? तो पी जो बचा, पी के दाईं ओर हमारे पास में क्या बचा? तो देखो इसमें हमने सबका सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया। ए भी आ गया, आर भी आ गया, जेड भी आ गया, एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब बचा क्या हमारे पास? एक ही बचा, एक्स। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भिन्न आकृति ज्ञात करनी है आपने, इन दोनों प्रश्नों में सेम क्वेश्चन है। अब 93rd वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से आपको कौन सा जो है ऐसा इमेज लगता है, कौन सी ऐसी आकृति लगती है जो बाकियों की तुलना में जो है वो अलग शो होती है? अब देखो पहले में त्रिभुज है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या है, 3 सिरे हैं, 3 शीट्स है ना, इस तरीके से 1 2 3, और तीनों ही शीट्सों पर क्या है, बिंदु है 1 2 और 3। ओके होल्ड ऑन, रुक जाओ। बी में क्या है, 4 सिरे वाला हमारे पास में क्या एक वर्ग है। 4 सिरे में क्या है हमारे पास में, 4 बिंदु चारों सिरे पर है, चाहे वो बाहर है चाहे वो अंदर है, उससे फर्क नहीं, लेकिन देखो चारों सिरों पर क्या है, बिंदु है राइट। इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पंचभुज है कि नहीं, 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज है हमारे पास में। इसमें भी क्या है, इसमें 5 शीर्ष हैं और पांचों शीर्षों पर देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसमें तो 4 ही भाई, 5 कहाँ है, 1 2 3 4, है ना। रुक जाओ जरा, इसमें गड़बड़ जा रहा है। और लास्ट में हमारे पास में डी है ना। डी में क्या है, एक चतुर्भुज प्रकार का कुछ यूं दिखा रखा है। इसमें क्या है, इसमें एक सिरे पर 2 सिरे पर, लेकिन 3 और 4 में जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। केवल केंद्र में 2 ही बिंदु नजर आ रहे हैं मुझे, अन्य बिंदु तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मैं इसमें थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि शायद एक क्वेश्चन ही मिस टाइप है या रॉन्ग है। नहीं, फिर भी अगर मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दूं तो बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ में शायद इसमें ऑप्शन नंबर डी की ओर अग्रसर होना चाहूंगा, है ना। तो इसको एक बार प्लीज रीचेक जरूर कर लेना। मुझे थोड़ा डाउट इस क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। इसमें से डिफरेंट आकृति कौन है, देखो ये अपोजिट बन रहे ना, देखो इसके अपोजिट ये है। अब ये तो अपोजिट हो जाए, सेम हो सिमिलर रहेगा, ये भी सिमिलर रहेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था इस तरीके से, और इसके अपोजिट ये जो है इस तरीके से बनना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मुझे क्या लगता है, गलत लगता है, भिन्न आकृति नजर आती है। संख्याओं की कड़ी, दिस एंड दैट, ये पूरा लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिए ना। इसमें से आपने बताना कि 3 में 1 के ठीक पहले 3 कहां पर है। तो 1 के ठीक पहले 3 कहां पर है ना। तो 1 के ठीक पहले 3 इन 2 जगहों पर है, और कहीं तो नहीं, 1 से पहले 2 है, गलत हो जाएगा।
है ना, 3 नहीं, 5 से पहले है, 1 से पहले 2 है, 5 से पहले 3, तो सिर्फ 2 ही मुझे ऐसे सीरीज नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, वन लाइनर है, इससे ज्यादा कहाँ ही लेकर चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ो। नीचे प्रश्न में 2 कथन के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए, 1 2 3 4। आप सामान्य ज्ञात करें, तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो दिए गए में से, तो कौन सा इसका निकलेगा। लेट कीजिए, देखो क्या पूछ रहा है हमसे, क्या सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि सभी बेंचे मेज हैं। लेट क्या हम लोगों ने क्या, ये हमारे पास में बेंचेस हैं, और ये सभी बेंच क्या हैं, यहाँ पर कहा गया कि सभी बेंचेस क्या हैं, मेज हैं। मेज को एम ही लिख लो, चलो वैसे टेबल लिखते हैं लेकिन हम एम ही लिख लेते हैं, है ना। कोई मेज कुर्सी नहीं, अब यहाँ कोई भी मेज कुर्सी नहीं बता रहे, इसलिए हम लोग क्या करते थे, कुर्सी को अलग से ही शो कर लेते, क्योंकि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है तो कुर्सी को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये तो था कथन। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी बेंचे कुर्सियां हैं। भाई इधर बेंच रह गया, इधर कुर्सी, तो ये तो पहला मुझे सरासर झूठ लग रहा है ना। ये तो ये देखो, हाँ ये 3 है लिखा हुआ, तो पहला कथन तो सरासर झूठ है, केवल एक तो इसका निकलेगा नहीं, तो जहां पर एक है उसको हटा दो पहले, है ना। दूसरा देखो, कोई मेजें बेंच नहीं है, कोई सॉरी सभी मेजें बेंच है। फिर कह रहा है कि सभी मेज जो है बेंच हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं ना कि सभी मेज जो है बेंच हो जाएंगे। सभी बेंच मेज तो है, लेकिन ये दूसरा भी गलत नजर आता है मुझे। कह रहा है कि कोई बेंच मेज नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बेंच जो है वो कोई बेंच तो मेज होगा ही, ये भी गलत है ना, नहीं है। कोई बेंच कुर्सी नहीं है, अब कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, ये बेंच अलग है, ये कुर्सी अलग है, मुझे सत्य नजर आ रहा है। तो मेरे मुताबिक अगर मैं इस प्रश्न की तरफ चलूं, तो मैं इसमें चलूंगा क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में, कि केवल निष्कर्ष जो है 4 ही ठीक लग रहा है, बाकी कोई निष्कर्ष मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको क्या बताना है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करके चिन्हों को प्रतिस्थापित करना है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप लोग नहीं गड़बड़ो, मेरी बात समझ लो। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि चिन्हों में स्पष्टता नहीं है। ये एक्चुअली प्लस नहीं होना चाहिए, पहला जो है ये जहां जहां पर भी आपको प्लस दिख रहा है ना, ये डिवाइड कर देना, ये भी डिवाइड में है। यहाँ जैसे बी वाला है, तो बी वाला तो खैर चलो ठीक है, कोई ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में ये वाला जो है, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी डिवाइड आएगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी ये डिवाइड आएगा, ये वाला डिवाइड आएगा। और तब जब आप इसको फार्मूला में पुट करोगे, सीधे सीधे मैं आंसर वाले को पुट करके देखता हूं, तो तब ये कुछ यूं आएगा, 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू के बाद क्या है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 13। तो जब आप इसको 16 करो, इसको जब आप डिवाइड करोगे, तो आप लोगों ने फिर से वही बॉड मास वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, ठीक है, बॉड मास वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस हिसाब से देखो 16 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, माइनस, अब सबसे पहले क्या करेंगे लोग इसमें क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 4 अपनी जगह इंटू। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने इसका क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे होगा, 3/4 के तौर पर जो है इसका डिवीजन हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। चलिए ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए वापस आइए, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा, इज इक्वल टू हमें 13 निकालना है। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बचेगा, 16 माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 13। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 16 में से 3 आप लोग घटाओगे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो इस मीन्स इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 98, है ना। 4 इंच भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर, लाल, हरे और काले रंग के जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1 इंच के घनों में, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों का केवल एक ही फलक जो है रंगा हुआ होगा। तो भाई इसके लिए आपने करना कुछ नहीं, इसके लिए एक फार्मूला पुट करना है ना। और ये फार्मूला क्या होगा, देखो अब हमारे पास में क्या है, एक घन है ना। तो घन के फलकों के जोड़ों की बात करें, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि 4 उसमें घन आएंगे, राइट। और इसको जब आप फॉर्मूले में पुट करके देखोगे, तो इसका जो है सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर एक सेकंड ना, ए नहीं, ए मत लिखना भाई, इसका ऑप्शन नंबर आएगा इसका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, है ना। फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे, तो फॉर्मूले के तौर पर आप इसको n-2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 6, है ना। और फिर जब आप इसको निकालोगे, तो ये निकलेगा आपका, ये आ जाएगा स्क्वायर में इंटू 6, और 2 दूनी 4, 4 गुणा 6, 6 चौको 24। तो फिर इसका राइट आंसर क्या आएगा, 24, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, जैसे ए में 12 आया, 175 15 कैसे आया, कुछ नहीं करना, सीधा है। आप क्या करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई थर्ड, या थर्ड मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, इसको ऐसे कर लो,
थर्ड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट -5 सब में कॉमन रखना। तो जब आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे तो आपने क्या किया, इसको 15 गुणा 12 किया और उसमें -5 किया, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो 175 निकलेगा। नहीं तो आप कैलसी कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों ने दूसरे वाले में करना है। कैसे? 16 गुणा 14 -5 कितना निकलेगा? 219 निकलेगा। और ठीक इसी फॉर्मूले को रखना है आपने 14 गुणा 17 -5। तो 14 गुणा 17 -5 जब आप करोगे तो 14 गुणा 17 आई थिंक 238 के आसपास आएगा। तो 238 -5 हो जाएगा और निकलेगा कितना हमारे पास में? 233। तो ऑप्शन विल बी 2। ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यदि एक कूटलिपि में मर्क्यूरी को दिस ये लिखा गया है तो क्योर को क्या लिखेंगे। तो चलो एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। मर्क्यूरी के लिए क्या लिखा है? एम के लिए क्या है? एम के लिए है यहाँ पर एफ। ई के लिए क्या लिखा हुआ है? ई के लिए लिखा हुआ है जी। आर के लिए क्या है? आर के लिए है आई। सी के लिए क्या है? सी के लिए है ई। इसी तरीके से यू के लिए क्या है? यू के लिए है सी। इसी प्रकार से आर के लिए क्या आएगा? आर के लिए आएगा ए। और इसी प्रकार से जो है वाई के लिए जो आता है वाई स्टैंड फॉर द बी। अब आपने क्या करना है? क्योर का CURE क्योर, इसका जो है सही जवाब बताना है। तो सी के लिए क्या है? देखो सी के लिए इसमें ई है, पहले तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता है। यू के लिए क्या लिखा हुआ था? सी लिखा हुआ था। आर के लिए क्या है? ए लिखा हुआ है। ई के लिए क्या है? जी है। तो ECAG किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर जो है सी में लिखा हुआ 100 का। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 100 जो है कंप्लीट है। सेट नंबर 45 पार्ट 2 इसका कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही बात करते हैं, बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।